चार्ली चैपलिन। ये नाम सुनते ही जहन में एक मुस्कान आ जाती है ना? लेकिन सोचिए, दुनिया को हंसाने वाले इस सबसे बड़े जादूगर की अपनी कहानी में हंसी से कहीं ज्यादा ड्रामा और ट्रेजेडी थी। एक तरफ थी बेहिसाब शोहरत और दूसरी तरफ एक दर्दनाक देश निकाला। देखिए, एक तरफ है उनका किरदार द लिटिल ट्रैम्प, जिसे पूरी दुनिया ने प्यार दिया, और दूसरी तरफ है खुद चार्ली चैपलिन, जिन्हें अमेरिका ने बैन कर दिया था। ये दो तस्वीरें, ये दो पहचानें, एक ही इंसान की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं, और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे चहेता सितारा रातों रात एक पॉलिटिकल आउटकास्ट कैसे बन गया? आइए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की पड़ताल करते हैं। कहानी शुरू होती है 1889 के लंदन से। एक बेहद बेहद गरीब घर में चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ। माँ बाप दोनों स्टेज कलाकार थे, लेकिन घर के हालात बहुत खराब थे। पिता शराब में डूबे रहते थे और माँ को मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से अस्पताल में रहना पड़ता था। तो सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में इस बच्चे को पहली बार स्टेज पर उतरना पड़ा। 7 साल का हुआ तो उसे वर्कहाउस भेज दिया गया, मतलब अनाथालय जैसी जगह। और 13 की उम्र आते आते पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। अब स्टेज ही घर था, स्टेज ही जिंदगी, और स्टेज ही जिंदा रहने का जरिया। गरीबी की इसी आग में तपकर उनके अंदर आम आदमी, यानी कि अंडरडॉग के लिए एक जबरदस्त हमदर्दी पैदा हुई। यही हमदर्दी उनकी फिल्मों की जान बनी, और कमाल देखिए, यही हमदर्दी ताकतवर लोगों की नजरों में उन्हें खटकाने भी लगी। जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे, उनकी किस्मत मानो पलट गई। 1914 में कीस्टोन स्टूडियोज ने उन्हें साइन किया, और उसी साल उन्होंने अपने आइकॉनिक किरदार द लिटिल ट्रैम्प को बनाया। और फिर सिर्फ 2 साल के अंदर 26 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले इंसान बन गए। लेकिन वो यही नहीं रुके। 1919 में उन्होंने 3 और लोगों के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट बनाया, मतलब अब अपनी फिल्मों पर पूरा कंट्रोल उनका अपना था। उनकी सक्सेस का लेवल समझना है तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1917 में फर्स्ट नेशनल के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 8 फिल्मों के लिए, $1 मिलियन। आज के जमाने में भी ये बहुत बड़ी रकम है। जरा सोचिए, 100 साल से भी पहले ये कितनी बड़ी बात रही होगी। अनइमेजिनेबल था ये। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जहां एक तरफ उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ गहरे विवादों में घिरती जा रही थी। और इन विवादों ने पब्लिक स्कैंडल और सरकारी जांच दोनों को न्योता दिया। उनकी जिंदगी में विवादों का एक पैटर्न साफ दिखता है, खासतौर पर उनकी शादियों में। 1918 में 16 साल की मिल्ड्रेड हैरिस से शादी की, फिर 1924 में 16 साल की लीटा ग्रे से, और 1943 में जब वो खुद 44 के थे तो उन्होंने 18 इयर्स की ऊना ओनील से शादी की। इन रिश्तों ने उनकी पब्लिक इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और उनके दुश्मनों को उन पर उंगली उठाने का मौका दे दिया। बात सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं रुकी, अब उनकी कला भी सवालों के घेरे में थी। FBI उनकी फिल्मों में छिपे हुए पॉलिटिकल मैसेज ढूंढ रही थी। 1921 की द किड पर कम्युनिस्ट सोच का असर बताया गया। मॉडर्न टाइम्स को एंटी कैपिटलिस्ट कहा गया और द ग्रेट डिक्टेटर को हिटलर के खिलाफ सोवियत संघ की तारीफ माना गया। इन सब के चलते FBI ने 1922 में ही उन पर एक मोटी फाइल तैयार करनी शुरू कर दी थी, जो वक्त के साथ करीब 2000 पन्नों की हो गई। ये सब हो रहा था मैकार्थिज्म के दौर में। अमेरिका में कम्युनिज्म को लेकर एक डर का माहौल था। सीनेटर जोसेफ मैकार्थी की लीडरशिप में सरकार उन सब लोगों के पीछे पड़ी थी जिन पर जरा भी लेफ्ट विंग सोच रखने का शक होता था। और चार्ली चैपलिन के लिए यह माहौल एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके इस छोटे से जेस्चर से हमें ऐसी और भी बहुत सी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। अब आते हैं उनकी सबसे बोल्ड फिल्म पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि चैपलिन और एडोल्फ हिटलर में कुछ अजीब सी समानताएं थीं। दोनों का जन्म सिर्फ 4 दिन के फर्क पर हुआ था और दोनों की शक्ल, खासकर वो मूंछें, काफी मिलती थीं। लेकिन इंसानियत को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान का फर्क रखती थी। तो 1940 में चैपलिन ने अपनी पहली फुल टॉकी फिल्म रिलीज की, द ग्रेट डिक्टेटर। यह उनका सबसे सीधा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। फिल्म के आखिर में उनका दिया भाषण आज भी सिनेमा के इतिहास के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक है। वो कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कोई शहंशाह नहीं बनना चाहता। ये मेरा काम नहीं है। मैं किसी पर राज नहीं करना चाहता, ना ही किसी को जीतना चाहता हूं।
वो आगे कहते हैं, लालच ने इंसानों की आत्मा में जहर घोल दिया है, दुनिया को नफरत की दीवारों में कैद कर दिया है और हमें कदम ताल कराते हुए दुख और खून खराबे की ओर ढकेल दिया है। ये फांसीवाद और नफरत पर एक सीधा हमला था। और भाषण का अंत होता है एक जबरदस्त अपील के साथ, सैनिकों, गुलामी के लिए मत लड़ो, आज़ादी के लिए लड़ो। आओ हम सब मिलकर एक नई दुनिया के लिए लड़ें, एक अच्छी, सभ्य दुनिया के लिए। उस वक्त के अमेरिका में, जो दुनिया के मामलों से खुद को अलग रखना चाहता था, यह संदेश सिर्फ एक बयान नहीं था, ये खतरनाक माना गया। पर्सनल स्कैंडल्स और पॉलिटिकल बयानों का ये मिक्सचर अब चैपलिन के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। एक पेचीदा पैटर्निटी केस, मैन एक्ट के उल्लंघन का मुकदमा जिसमें वो बरी हो गए, अपने लेफ्ट विंग साथियों को पब्लिक में कॉमरेड्स कहना और सालों अमेरिका में रहने के बाद भी वहां की सिटीजनशिप ना लेना, ये सब एक एक करके उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और फिर 1952 में आखिरी कील ठोक दी गई। चैपलिन अपनी एक फिल्म के प्रीमियर के लिए लंदन जा रहे थे जब अमेरिकी सरकार ने उनका री एंट्री परमिट ही कैंसिल कर दिया। चैपलिन अगले 20 सालों तक अमेरिका वापस नहीं आ सके। उन्होंने स्विट्जरलैंड में ही अपने परिवार के साथ बसने का फैसला किया। उनका अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुका था। लेकिन चैपलिन की लेगेसी उनके देश निकाले से कहीं बड़ी थी। 1972 में 20 साल बाद वह आखिरकार अमेरिका लौटे, एक ऑनररी ऑस्कर लेने, और वहां उन्हें 12 मिनट लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो आज भी अकेडमी अवार्ड्स के इतिहास का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन है। 1975 में उन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने सर की उपाधि दी और 1977 में 88 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। एक आखिरी अजीब सा मोड़ बाकी था। उनकी मौत के 3 महीने बाद कुछ चोरों ने उनकी कब्र से उनका शरीर चुरा लिया और परिवार से $6 लाख की फिरौती मांगी। हालांकि वो पकड़े गए और चैपलिन को आखिरकार शांति से दफनाया गया। तो आखिर में सवाल वही है, कौन थे चार्ली चैपलिन? एक जीनियस, एक आइडियलिस्ट, या फिर एक मैनिपुलेटिव प्लेबॉय? सच तो ये है कि शायद वो ये सब कुछ थे, और शायद इससे भी कहीं ज्यादा। उनकी कहानी हमें एक बात बहुत साफ साफ सिखाती है कि टैलेंट कभी भी सिंपल नहीं होता, और जो सबसे महान कलाकार होते हैं ना, अक्सर उन्हीं के अंदर सबसे गहरे कॉन्ट्रडिक्शंस छिपे होते हैं।